आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि क्लिनिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, जॉन्डिस इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये बिलिरुबिन कैसे फॉर्म होता है, कैसे एक्सक्रीट होता है, इसका पूरा मेटाबॉलिज्म अभी हम थोड़ी देर में पूरा डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हमारे ब्लड में ये बिलिरुबिन अराउंड 0.5 मिलीग्राम % की क्वांटिटी में होता है, लेकिन कुछ डिजीज स्टेट में जब ये बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपर बिलिरुबिनीमिया कह रहे हैं, और बढ़कर 1.5 से 3 मिलीग्राम % तक हो जाता है, तो ये विजिबली येलोइश डिस्कलरेशन कॉज कर रहा है, जिसको हम जॉन्डिस कह रहे हैं। तो हमें समझना है कि जॉन्डिस अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि बहुत सी डिजीज़ का एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उनका साइन है, सिम्टम है। तो थ्रेशोल्ड क्या हो गया बिलिरुबिन का जॉन्डिस कॉज करने के लिए, वो हो गया 1.5 से 3 मिलीग्राम %। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है और सीवियर होती जाती है, तो ये येलोइश डिस्कलरेशन जो है ये ऑरेंजिश से लेकर डार्क ब्राउनिश तक भी हो सकता है। जॉन्डिस या एक्ट्रेस को एग्जामिन करने के लिए जो बेस्ट साइट है या जो मोस्ट प्रेफरेबल साइट है वो है स्क्लेरा। स्क्लेरा यानी कि जो वाइट पार्ट ऑफ द आई होता है, जो विजिबल वाइट पार्ट ऑफ द आई होता है, वो मोस्ट प्रेफरेबल साइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है इलास्टिन। ये इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसके लिए बिलिरुबिन की एफिनिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए बिलिरुबिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में और काफ़ी पहले इसमें डिपॉजिट हो जाता है। एक और बात ध्यान रखने की, जब एग्जामिन करते हैं तो हम हमेशा नेचुरल डे लाइट में करते हैं, ना कि किसी आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट में नहीं करते, क्योंकि इससे कभी कभी माइल्ड जॉन्डिस जो है वो मिस हो सकता है। स्क्लेरा के अलावा जो अदर साइट्स हैं जहां हम एग्जामिन कर सकते हैं वो है टंग, अंडर सरफेस ऑफ टंग, पैलेट, पाम, सोल्स एंड स्किन। पीडियाट्रिक्स में न्यूबॉर्न्स में जॉन्डिस की सीवियरिटी को ग्रेड करने के लिए एक रूल का हम यूज़ करते हैं, जो कि है क्रैमर्स रूल। होता क्या है न्यूबॉर्न्स में, जो जॉन्डिस होता है जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाता है, तो वो फेस और नेक से प्रोग्रेस करता चेस्ट को इन्वॉल्व करता है, फिर एब्डोमन को करेगा, फिर लोअर लिम्ब तक, और फिर पाम्स एंड सोल्स को इन्वॉल्व करता है। तो ये सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ को दिखाता है। अगर किसी न्यूबॉर्न में फेस और नेक येलोइश डिस्कलरेट है, तो हम मान कर चलेंगे उसमें टोटल बिलिरुबिन कंटेंट 4 to 6 मिलीग्राम % है। अगर चेस्ट और अपर एब्डोमन इन्वॉल्व है तो 6 to 9 मिलीग्राम %, लोअर ट्रंक और थाइस 9 to 12 मिलीग्राम %, आर्म्स और लेग्स 12 to 15 मिलीग्राम %, और अगर पाम्स एंड सोल्स भी इन्वॉल्व है तो डिजीज़ काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है और टोटल बिलिरुबिन कंटेंट मोर देन 15 मिलीग्राम % है। तो एक तो जॉन्डिस है जहाँ हमें येलोइश डिस्कलरेशन मिल रहा है, जो कि एक पैथोलॉजिकल स्टेट है। तो अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो कि येलोइश डिस्कलरेशन की हो सकती है, कुछ ऐसी नॉन पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं, जैसे कि कैरोटिनीमिया, जिसको हम कैरोटिनोडर्मा भी कहते हैं। होता क्या है, कुछ कैरोटीन रिच फ्रूट्स जैसे कैरेट हो गई, इनके एक्सेसिव कंजम्पशन से ये जो कैरोटीन है हमारे बॉडी टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है, जो कि येलोइश डिस्कलरेशन कॉज करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैरोटिनीमिया में स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन ये स्पेयर रहती है। कुछ ड्रग्स के लेने पर भी हमारी स्किन येलोइश हो सकती है। मडी स्क्लेरा जो कि एक्सपोज रहती है, वो भी कभी कभी नॉन पैथोलॉजिकली येलोइश हो सकती है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको हम यूनिलेटरल जॉन्डिस कह रहे हैं। अमूमन हमने देखा होगा कि कोई पेशेंट अगर जॉन्डिस का है तो उसका एक साइड अगर इन्वॉल्व है तो दूसरी साइड भी उसकी इन्वॉल्व ही रहती है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में, जैसे हेमिप्लेजिया के पेशेंट्स में या यूनिलेटरल इडमा के पेशेंट्स में क्या होता है, एक साइड का जो है ब्लड सर्कुलेशन वो थोड़ा डेफिशिएंट होता है, थोड़ा हैम्पर्ड होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बिलिरुबिन एक साइड में डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन अदर साइड में डिपॉजिट नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस में हमको यूनिलेटरल जॉन्डिस देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये बिलिरुबिन एक येलोइश ग्रीनिश पिगमेंट होता है, जो कि बनता है हीम, जो कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसके डिग्रेडेशन से। ये हीम जो है हीमोग्लोबिन और अदर प्रोटीन्स में पाया जाता है,
बिलिरुबिन का जो मेजर पोर्शन 65 to 80% फॉर्मेशन है, ये होता है हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज में इसके ब्रेकडाउन से, और बाकी का जो पोर्शन है ये बिलिरुबिन का, ये बनता है हीमोप्रोटीन्स के डिग्रेडेशन से। तो जैसा हम जानते हैं कि आरबीसीज का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज। जब आरबीसीज ओल्ड हो जाती हैं तो ये ट्रेवल करती हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जैसे कि स्प्लीन, लिवर। वहाँ मौजूद ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये जो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, जैसे लिवर में होते हैं कफर सेल्स होते हैं, ये इनको ट्रैप कर लेते हैं ओल्ड आरबीसीज को, और इनमें मौजूद हीमोग्लोबिन को ये ब्रेक डाउन करते हैं हीम और ग्लोबिन में। ये ग्लोबिन चेन जो है ये अमीनो एसिड चेन में ब्रेक डाउन होती है, और ये अमीनो एसिड फिर जो है रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बचा हुआ हीम जो है ये ट्रेवल करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहाँ मौजूद हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है इस हीम को कन्वर्ट करता है बिलिवर्डिन और आयरन में। ये बिलिवर्डिन एक ग्रीनिश पिगमेंट है। ये आयरन जो है ये प्लाज्मा में मौजूद ट्रांसफेरिन एक कैरियर प्रोटीन है, इससे बाइंड करता है और जाकर बॉडी के आयरन स्टोर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। बचा हुआ बिलिवर्डिन जो है इस पर एक्ट करता है बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम, जो कि इसको कन्वर्ट करता है बिलिरुबिन में। ये बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है, इसको हम फ्री बिलिरुबिन या इसको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये बाइंड करता है प्लाज्मा में मौजूद एल्बुमिन से और ट्रेवल करता है लिवर तक। लिवर तक ट्रेवल करने के बाद हेपेटोसाइट्स जो हैं इसको ओएटीपी ट्रांसपोर्टर्स, ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, इनकी मदद से इसको अपटेक करते हैं। ओएटीपी ट्रांसपोर्टर्स, इनकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट पॉलीपेप्टाइड। ये इसको अपटेक करते हैं और वहाँ मौजूद ये जो यूजीटी ग्रुप ऑफ एंजाइम है, यूजीटी ग्रुप ऑफ एंजाइम जो होते हैं मतलब यूरिडीन 5 डाइफॉस्फो ग्लूक यूरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम या यूडीपी जीटी ग्रुप ऑफ एंजाइम जो होते हैं, इसमें मोस्ट नोटेबली यूजीटी 1A1 एंजाइम जो है ये इसको कॉन्जुगेट करता है 1 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, और इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये हेपेटोसाइट से एक्सक्रीट आउट होता है MRP2 कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा, जो कि हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन 2। ये सिर्फ फुल फॉर्म सिर्फ जानकारी के लिए है, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब ये एक्सक्रीट आउट होता है तो ये जाता है बाइल में, और बाइल में जो है बाइल में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ साथ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, जैसे कि बाइल एसिड्स जो कि लिपिड डाइजेशन में और उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, फॉस्फेटिडिल कोलिन या कोलेस्ट्रॉल जो कि मिसल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, और कुछ अदर चीज़ें भी होती हैं जैसे ग्लूटाथायोन, अमीनो एसिड, यूरिया, ऑर्गेनिक एनायंस, कैटायंस। ये बाइल जो है हेपेटोसाइट से ये जो है बाइल कैनालिकुलाई से ट्रेवल कर ये पहुंचता है बाइल डक्ट्स में, और वहाँ से ये पहुंचता है कॉमन बाइल डक्ट में, और फिर ये पहुंचता है डूडनम में। डूडनम में पहुंचने के बाद ये जो फिर इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है, और ट्रेवल जब ये करता है तो वहाँ मौजूद ये जो गट बैक्टीरिया होते हैं ये इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करते हैं या रिड्यूस कर देते हैं यूरोबिलिनोजन में। ये यूरोबिलिनोजन जो है इसका माइनर पोर्शन 20% पोर्शन जो है एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जाकर लिवर तक पहुंचता है, और फिर इसको हेपेटोसाइट री अपटेक करते हैं और इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बाकी इसका जो मेजर पोर्शन जो है वो यूरोबिलिन और स्ट्रकोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जो कि नॉन वाटर सॉल्यूबल है, ये एल्बुमिन से बाइंड इसलिए ही हुआ है ताकि ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल कर सके और जाकर लिवर तक पहुंच सके।
लिवर तक इसलिए पहुंच सके ताकि ये जो नॉन वाटर सॉल्युबल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो सके। ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो सके ताकि ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। ये बाइल जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है वहाँ मौजूद गट बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिजन में, जो कि होता है एम्फीफेटिक, मतलब लिपिड सॉल्युबल भी है और वाटर सॉल्युबल भी है। इसका मेजर पोर्शन जो है कोलोन में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन कर स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है, जो कि फीसेस को उसका कैरेक्टर से कलर इम्पार्ट करता है। और बाकी का पोर्शन जो है ये एंट्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन में ट्रेवल कर फिर एंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन में ट्रेवल कर वापस लिवर के हेपेटोसाइट्स तक पहुंचता है। लिवर तक पहुंचने के बाद इसका मेजर पोर्शन जो है वो हेपेटोसाइट्स रीअपटेक कर लेते हैं और फिर इसको एज इट इज बाइल में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। माइनर पोर्शन इसका जो है ये प्लाज्मा में एस्केप हो जाता है, जो कि किडनीज के ग्लोमेरुलाई इसको फिल्टर आउट करते हैं और फिर रीनल ट्यूब्यूल्स में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से ये ऑक्सीडाइज होता है यूरोबिलिन, जो कि यूरिन को उसका कैरेक्टर से कलर इम्पार्ट करता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। तो डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ प्रॉब्लम इन द हीम मेटाबॉलिज्म देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। तो हीम मेटाबॉलिज्म में दिक्कत या तो फॉर्मेशन पर हो सकती है, अपटेक या कॉन्जुगेशन में हो सकती है, या फिर एक्सक्रीशन में हो सकती है। तो अगर इंक्रीज फॉर्मेशन की वजह से जॉन्डिस हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस, क्योंकि प्रॉब्लम लिवर के पहले है। अगर डिक्रीज अपटेक और कॉन्जुगेशन की वजह से दिक्कत हो रही है तो दिक्कत लिवर में है, तो इसको हम हेपेटिक जॉन्डिस कह रहे हैं। और दिक्कत अगर डिक्रीज एक्सक्रीशन की वजह से है तो दिक्कत लिवर के बाद है, इसलिए हम इसको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप का जॉन्डिस है प्री हेपेटिक जॉन्डिस। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीम। वाई देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीम? बिकॉज देयर इज इंक्रीज लाइसिस ऑफ आरबीसीज, जैसा कि हमें देखने को मिलता है वेरियस टाइप्स ऑफ हीमोलिटिक अनीमियाज में। तो हीमोलिटिक अनीमिया जैसे एक्वायर्ड जो होती हैं, जैसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करा और ब्लड ग्रुप मिसमैचिंग की वजह से देयर इज इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो ऐसी कंडीशंस में देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीम एंड देयरफॉर देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। लाइकवाइज हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न्स में अगर RH नेगेटिव मदर के थ्रू जो anti-RH एंटीबॉडीज़ उसके RH पॉजिटिव फीटस में जा रही हैं, तो ये RH पॉजिटिव फीटस की आरबीसीज को डैमेज करेंगी, लाइसिस करेंगी और उसमें भी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीम होगा। ऐसे ही इनहेरिटेड हीमोलिटिक एनीमिया जैसे सिकल सेल एनीमिया, स्पेरोसाइटोसिस और थैलेसीमिया, इन सब में आरबीसी जो है डिस्मॉर्फ होती हैं और ऐसी आरबीसीज काफ़ी वल्नरेबल होती हैं स्प्लीन या लिवर के मैक्रोफेजेस में ट्रैप होने के लिए और फेकोसाइटोस होने के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर हीमोलिटिक एनीमिया है तो इन सब में तो हमें जॉन्डिस मिल रहा है, साथ ही साथ इनमें अनीमिया भी मिलेगा। रेटिकुलोसाइटोसिस देखने को मिलता है। ये रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं ये इमेच्योर आरबीसीज होते हैं। ये बोन मैरो एज अ कंपेंसेशन इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है और क्योंकि डिस्ट्रक्शन स्प्लीन के अंदर ही हो रहा है इसलिए स्प्लीन भी इनलार्ज मिलेगी, जिसको हम स्प्लीनोमेगाली कह रहे हैं। सेकेंड टाइप का जॉन्डिस है वो है इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस। तो इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस क्यों हो रहा है? या तो दिक्कत अपटेक या कॉन्जुगेशन में है या दिक्कत एक्सक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम हेपेटोसाइट टू बाइल कैनोलिकुलाई में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्जुगेशन के लिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के कॉन्जुगेशन के लिए यूजीटी ग्रुप ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर इन एंजाइम को बनाने वाली जीन में अगर म्यूटेशन है, जैसा कि हमें देखने को मिलता है गिलबर्ट सिंड्रोम में, जहाँ ये एंजाइम माइल्डली डेफिशिएंट होता है, और क्रेगलर-नाइडर सिंड्रोम में जहाँ ये एंजाइम मॉडरेटली या सीवियरली डेफिशिएंट होता है। तो ऐसे केसेस में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा और उसका एक्युमुलेशन होता रहेगा। वहीं अगर दिक्कत एक्सक्रीशन में है, हम जानते हैं कि एक्सक्रीशन में हेपेटोसाइट से बाइल कैनालिकुलाई में जाने के लिए MRP2 कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इसको बनाने वाली जीन में अगर म्यूटेशन है, जैसा कि होता है ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम में और रोटर सिंड्रोम में, तो इस केसेस में क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर दिक्कत हेपेटोसाइट्स में है, हेपेटोसाइट डैमेज है, फंक्शनल नहीं है,
वो क्यों हो सकते हैं? मान लीजिए हेपेटाइटिस है पेशेंट को, जिसमें कि लिवर डैमेज्ड है, या पेशेंट को क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, या पेशेंट को कोई इस्केमिक या हाइपोक्सिक इंजरी हो रखी है जिससे कि हेपेटोसेलुलर डैमेज हो रखा है। तो ऐसी कंडीशंस में भी लिवर नॉन फंक्शनल हेपेटोसाइट्स नॉन फंक्शनल हैं, हेपेटोसाइट कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो बढ़ेगा। अगर अब देखिए इन सब कंडीशंस में जॉन्डिस तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हेपेटोमेगेली, मेलेज या फीवर ये सब देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट को क्रोनिक लिवर डिसीज़ है तो पेशेंट को एडिशनली लिवर फेलियर के साइंस मिलेंगे। ये साइंस क्या क्या होते हैं? तो ये होते हैं पाल्मर इरिथमा, स्पाइरल टेलेंजेक्टियाज, गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, वाइट नेल्स और बहुत सारे होते हैं। कभी अगर CLD के बारे में बात करेंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे, क्यों होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। कोई कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे पैरासिटामोल, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ये हेपेटोसेलुलर डैमेज कॉज करती है। तो ऐसी कंडीशन में भी लिवर का जो हेपेटोसेलुलर डैमेज है वो लिवर कॉन्जुगेशन उसकी फंक्शनल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और उसमें भी जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो थर्ड टाइप का जॉन्डिस है वो है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? या तो बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है जिसको हम कोलिडोकोलिथियासिस बोल रहे हैं, या बाइल डक्ट में कोई ट्यूमर है, कोई मास है जिसको हम कोलेंजियोकार्सिनोमा बोल रहे हैं, या बाइल डक्ट इन्फ्लेम्ड है जिसको हम कोलेंजाइटिस बोल रहे हैं, या कोई पेंक्रियाटिक मास या ट्यूमर है। जब हम CBD का रिलेशन देखते हैं एनाटॉमी में तो उसका रिलेशन हेड ऑफ पेंक्रियास के साथ होता है। तो अगर कोई ट्यूमर है हेड ऑफ पेंक्रियास का तो वो भी बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और बिलिरुबिन के फ्लो को इम्पेयर करेगा, जिससे कि जॉन्डिस देखने को मिलेगा। या फिर अगर बिलियरी एट्रेजिया है, कोई बिलियरी स्ट्रक्चर है, या लिम्फ नोड मास है कोई पोर्टा हेपेटिस में, ये सभी क्या करते हैं? ये बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जो कि बाइल के फ्लो को स्मूथली नहीं जाने देते, इम्पेयर करते हैं फ्लो को। उन सभी केसेस में हमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जॉन्डिस के साथ ही साथ अगर मान लीजिए पेशेंट को कोलिडोकोलिथियासिस है या कोलेंजाइटिस है तो इन कंडीशंस में हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेमेशन में क्या? पेन, पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ट्रिया में पेन होगा, पेशेंट को फीवर होगा और पेशेंट को जॉन्डिस तो है ही। तो इस ट्राइड को हम चारकोट्स ट्राइड भी कहते हैं। अगर पेशेंट को जॉन्डिस कोलेंजियोकार्सिनोमा या फिर कोई लिम्फ नोड मास या फिर कोई पेंक्रियाटिक ट्यूमर की वजह से है, यानी कोई मेलिग्नेंसी की वजह से है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर एक्युमुलेट होता रहेगा और ऐसे फिर वो गॉल ब्लैडर डिस्टेंड हो जाएगा और वो पाल्पेबल गॉल ब्लैडर हमें साइन मिलेगा पेशेंट के अंदर। साथ ही साथ जॉन्डिस में एक बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है वो है प्लूराइटिस, मतलब इचिंग। क्या होता है? ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं ये नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करते हैं, जो कि काफ़ी इचिंग कॉज करती है और इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट की स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है। जेंथेलिस्मा इसका मतलब है कि जो कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है तो वो जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये लिपिड डिपॉजिट जो है या तो आइज़ के नीचे या नीज़ में और बॉडी के कई अलग अलग जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम जेंथेलिस्मा कह रहे हैं। अब समझने वाली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस जो होता है इसमें क्या होता है? ये इसमें होता है इंक्रीज हीम डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अभी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है तो लिवर कंपनसेट करने के लिए कॉन्जुगेशन अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो यूरोबिलिन भी ज़्यादा बनेगा और फिर यूरोबिलिन और स्ट्रेकोबिलिन भी ज़्यादा बनेगा। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या हो रहा है? अगर अपटेक या कॉन्जुगेशन में दिक्कत है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और अगर दिक्कत एक्सक्रीशन में है तो कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है। लेकिन हेपेटिक जॉन्डिस में प्री हेपेटिक जॉन्डिस के अनलाइकली ये कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा और ना ही यूरोबिलिन बन पाएगा, ना ही यूरोबिलिन और स्ट्रेकोबिलिन बन पाएगा। ऐसे ही पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में जहाँ CBD ऑब्स्ट्रक्ट है वहाँ कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बढ़ता जाएगा, लेकिन और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये ना ही इंटेस्टाइन में जा पाएगा, जिससे कि ना यूरोबिलिन बन पाएगा और ना ही यूरोबिलिन और स्ट्रेकोबिलिन बन पाएगा। लेकिन होता क्या है? जैसे ये अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन यहाँ बढ़ रहा है और चूँकि ये वाटर इंसोल्यूबल होता है क्योंकि ये एल्बुमिन बाउंड होता है, तो ये यूरिन में तो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है,
लेकिन जब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या होता है, ये प्लाज्मा में डिफ्यूज़ कर जाएगा और फिर ये जैसे न्यूबॉर्न्स में या बेबीज़ में जो ब्लड ब्रेन बैरियर उनका डेफिशिएंट होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, ये ब्रेन में भी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, जो कि ये करनेक्टर्स कॉज करता है, मतलब ब्रेन डैमेज, ब्रेन इंजरी कॉज करेगा। ऐसे ही हेपेटिक जॉन्डिस में ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये भी यूरिन में नहीं जाएगा, हालांकि ब्रेन में जा सकता है। यहाँ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में ना जाकर और यूरोबिलिन और स्ट्रकुलन ना बनाकर, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये प्लाज्मा में लीक आउट कर जाता है और फिर उस किडनी से फिल्टर आउट कर ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ऐसी ही पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में जहाँ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, वो प्लाज्मा में लीक हो जाएगा और किडनी के थ्रू फिल्टर होकर वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है येलो कलर इम्पार्ट करता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है येलो ब्राउनिश कलर इम्पार्ट करता है और यूरिन को फ्रॉदी भी बनाता है, और यूरोबिलिन जो है वो भी यूरिन को येलो कराता है। इन तीनों कंडीशंस में अगर हम यूरिन और स्टूल्स के कलर को अगर डिफ्रेंशिएट कर सकें तो ये उसके डायग्नोसिस में बड़ा ही हेल्पफुल होता है, क्लिनिकली काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्या हो रहा है प्री हेपेटिक जॉन्डिस में? प्री हेपेटिक जॉन्डिस में यूरोबिलिन भी बढ़ रहा है, स्ट्रोकोबिलिन भी बढ़ रहा है। हालांकि ये लिवर की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए यहाँ यूरिन का कलर नॉर्मल भी हो सकता है या डार्क येलो होगा। ऐसे ही स्ट्रोकोबिलिन अगर बढ़ रहा है तो डार्क हो जाएगा स्टूल कलर या फिर नॉर्मल रहेगा। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या हो रहा है? हेपेटिक जॉन्डिस में ये जो कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन है ये यूरिन में पास आउट हो रहा है, और ये कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन जो है यूरिन को येलोइश ब्राउनिश कलर इम्पार्ट करेगा, जिसको हम टी कलर भी कह रहे हैं, और यूरिन को फ्रॉदी बनाएगा। स्टूल्स में ये स्ट्रोकोबिलिन की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अब चूँकि इसमें डिपेंड करेगा कि लिवर कितना फंक्शनल है, लिवर कितना कॉन्जुगेट कर पा रहा है अगर इस वाले केस में, या फिर इसमें MRP2 प्रोटीन कितने फंक्शनल है, उस बेसिस पर ये डिपेंड करेगा कि ये कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में कितना आ रहा है और फिर ये स्ट्रोकोबिलिन कितना बन रहा है। तो उस बेसिस पर ये जो स्टूल्स हैं ये नॉर्मल से लेकर पेल कलर तक हो सकते हैं। वहीं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में जहाँ कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन जो है पूरा का पूरा लीक आउट हो जा रहा है यूरिन में, तो वहाँ भी डार्क येलो ब्राउनिश कलर की यूरिन मिलेगी जो कि टी कलर्ड है या फिर और यूरिन को फ्रॉदी बनाएगी। वहीं स्टूल्स में टोटल अगर ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट का, जहाँ बिल्कुल भी कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रहा है और वहाँ बिल्कुल भी स्ट्रोकोबिलिन नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे केसेस में जो स्टूल्स होंगे वो उनमें बिल्कुल भी जो ये चूँकि स्ट्रोकोबिलिन कलर इम्पार्ट करता है स्टूल्स को, तो ऐसे केसेस में जो स्टूल्स होंगे वो क्ले कलर्ड या पेल कलर्ड या चौकी स्टूल्स होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जॉन्डिस को हम क्लिनिकली डायग्नोस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, हम पेशेंट से उसकी चीफ कंप्लेंट्स के बारे में पूछेंगे, जो कि हो सकती हैं येलोइश डिस्कलरेशन, इचिंग, पेन, फीवर, वेट लॉस या नॉजिया वॉमिटिंग। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट हो सकती है कि उसके यूरिन और स्टूल्स का कलर चेंज हुआ है। अगर यूरिन डार्क कलर की हो रही है और साथ में स्टूल्स पेल कलर के हो रहे हैं तो हम तुरंत इन्फर कर लेंगे कि जॉन्डिस किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। पेशेंट से हम अल्कोहल इंटेक या कोई क्रोनिक ड्रग इंटेक के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि कॉमन कॉजेज हैं हेपेटोसेलुलर डैमेज की। हम पेशेंट से उसके किसी फैमिली मेम्बर में सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया जैसे हेरिटेबल सिंड्रोम्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि जॉन्डिस कॉज करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जॉन्डिस को कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट्स को नीचे देखने के लिए बोलेंगे और उसका अपर आईलिड हम लिफ्ट करेंगे, और बल्बर कंजक्टिवा में येलोइश डिस्कलरेशन जो है वो जॉन्डिस को कंफर्म करता है। अगर जॉन्डिस किसी क्रोनिक लिवर डिसीज की वजह से है तो उसमें लिवर डिसीज साइन जैसे पाल्मोइरिथमा, स्पाइडर नेवाई, क्लबिंग, गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, ये सब साइंस मिल सकते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन किसी मैलिग्नेंसी की वजह से है तो उसमें पाल्पिका कोलवेटर मिल सकता है। अगर जॉन्डिस एक्सेसिव हीमोलिसिस की वजह से है तो उसमें हीमोलिसिस साइन जैसे स्प्लीनोमेगैली या एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस साइंस देखने को मिल सकते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट में जो पैरामीटर्स हम देखते हैं वो है सीरम टोटल बिलिरुबिन, सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एलेनिन ट्रांसअमीनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। होता क्या है कि सीरम टोटल बिलिरुबिन तो तीनों तरह के जॉन्डिस में बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, उसका फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है, तो ये ऑब्सेशन को सिग्निफाई करता है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो ये हीमोलिसिस को सिग्निफाई करेगा।
अगर ये ट्रांसएमिनेसेस जो होते हैं ये हेपेटोसेलुलर डैमेज के लिए बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर्स हैं। तो हेपेटिक जॉन्डिस में अगर कोई हेपेटोसेलुलर डैमेज की वजह से जॉन्डिस हुआ है तो उसमें ये एंजाइम्स पड़े हुए होंगे। वहीं ये जो जीजीटी एंजाइम है ये बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सेंसिटिव है। ये बाइल डक्ट एपिथेलियम इसको सीक्रेट करते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये बढ़ा हुआ होगा। अदर इन्वेस्टिगेशन जैसे PTINR की वैल्यू रेस मिल सकती है। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 10 to 14 सेकेंड्स होता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में विटामिन के डेफिशिएंट एब्जॉर्प्शन की वजह से ये वैल्यू रेस्ट हो सकती है। सीरम अमाइलेज और लाइपेज पैंक्रेटाइटिस में रेस हो सकते हैं। CBC में हमको इंक्रीज WBC काउंट मिल सकता है जो कि इन्फ्लामेशन को दिखाता है, जैसे कोलेंजाइटिस और कोलोडिकोलिथियासिस मिल सकता है। सीरम कैंसर एंटीजन 99 ये पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स या कोलेंजियोकार्सिनोमा में एक नॉन रिलायबल इंडिकेटर है। यूरिन में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ यूरोबिलिजन हमको डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। अगर यूरोबिलिजन प्रेजेंट है तो दिखाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और हीमोलिसिस की वजह से हुआ है। हीमोलिटिक जॉन्डिस का मतलब, अगर यूरोबिलिजन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। बहुत सी इमेजिंग मॉडलिटी जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है जो हम किसी जॉन्डिस के पेशेंट में करते हैं। इससे क्या होता है, इसमें साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन की वजह से है या मास की वजह से है, वो आसानी से हम पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी, जैसे गॉल ब्लैडर कितना इन्फ्लेम्ड है, गॉल ब्लैडर की वॉल कितनी थिकंड है, जो कि सर्जिकल आउटकम को डिफाइन करते हैं, वो भी हम पता लगा सकते हैं। CT, MRI, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियोग्राफी, कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी, इसमें ये इन मोडेलिटीज़ में जो है बिलियरी ट्री और पैंक्रियाटिक डक्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से विजुलाइज हो सकती हैं। तो इसमें हम साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। वहीं ERCP मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, ये प्राइमरीली एक थेरेपेटिक मोडेलिटी है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। इसको हम स्टोन रिमूवल या फिर स्टेंट रिप्लेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हिडा स्कैन, जिसको हम बिलियरी सिंटिग्राफी भी बोलते हैं, इसमें हम डाइक का यूज़ कर बाइल फ्लो कहाँ ऑब्स्ट्रक्ट है उसके साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को आसानी से डिलिनिएट कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से हम कोलेंजियोकार्सिनोमा या पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स की स्टेजिंग भी कर सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में हम लिवर बायोप्सी भी कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे न्यूबॉर्न्स में कोई म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए हम उसमें लिवर बायोप्सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीरम बिलिरुबिन और PTINR ये दोनों प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स हैं। अगर सीरम बिलिरुबिन मोर देन 20 mg/% है और PTINR काफ़ी डिरेंज्ड है तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स हैं जॉन्डिस के। अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस जो कि वर्थ मेंशनिंग है, तो पहला है न्यूनेटल जॉन्डिस। तो होता क्या है, न्यूबॉर्न्स में स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में ये जो एंजाइम होता है जो कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है UGT1A1 एंजाइम, ये थोड़ा इमेच्योर होता है, तो इस वजह से लिवर अच्छे से कॉन्जुगेट नहीं कर पाता। और साथ ही साथ न्यूबॉर्न्स में जो है RBC का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस वजह से फिजियोलॉजिकली सभी न्यूबॉर्न्स में शुरुआत के कुछ हफ्तों में हमको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये जॉन्डिस पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, अगर जॉन्डिस मोर देन 48 आवर्स तक रह रहा है या फिर मोर देन 14 डेज तक है और बिलिरुबिन की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जॉन्डिस हो सकता है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो, तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी कॉमन है, जैसे मलेरिया स्पेशली प्लाज्मोडियम फाल्सीवेरम में क्या हो सकता है, इसमें हेपेटोसेलुलर कंपोनेंट या फिर हीमोलिसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। तीनों ही कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि जॉन्डिस कॉज कर सकते हैं। ऐसे येलो फीवर है, लेप्टोस्पायरोसिस है जिसको हम व्हील्स डिजीज भी कहते हैं, और सेप्सिस में भी हमको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ऑर्गन फेलियर, जैसे हार्ट फेलियर में, जैसे राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो ब्लड जो है पुल अप हो जाता है और ये कंजेस्टिव हेपेटोमेगेली कॉज करता है।
कंजेस्टिव हिपेटोमेगाली कॉज करने से जो है हेपेटोसेलुलर डैमेज होता है, जो कि जॉन्डिस कॉज कर सकता है। वहीं रीनल अगर हमारा फंक्शन इम्पेयर्ड है तो जो एक्सक्रीशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा बिलिरुबिन का, इसलिए और वो जॉन्डिस कॉज कर सकता है। कुछ केमिकल पॉइजनिंग में, जैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग में, फॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या होता है, ये लिवर डैमेज कॉज करते हैं जो कि जॉन्डिस कॉज कर सकता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जॉन्डिस के मैनेजमेंट के बारे में। तो जॉन्डिस मेडिकली मैनेज हो रहा है या सर्जिकली मैनेज हो रहा है, उसके बेसिस पर हम जॉन्डिस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, मेडिकल जॉन्डिस एंड सर्जिकल जॉन्डिस। तो मेडिकल जॉन्डिस में जो प्री हिपेटिक एंड हिपेटिक जॉन्डिस आता है, जहाँ दिक्कत एक्सेसिव हीम मेटाबॉलिज्म और लिवर फंक्शन की दिक्कत होती है। वहीं सर्जिकल जॉन्डिस में पोस्ट हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आता है, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल फ्लो जो है इम्पेयर्ड होता है। प्री हिपेटिक और हिपेटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया होता है, वहीं पोस्ट हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया होता है। पोस्ट हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में वेरियस क्लिनिकल फाइंडिंग्स को हम जॉन्डिस इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। तो जॉन्डिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव, alkaline phosphatase is raised, urine is dark, there is no urobilinogen in the urine, the bile ducts are dilated, there is intense itching, there are clay colored stools, and there can be sometimes enlarged gallbladder. तो जो प्री हिपेटिक और हिपेटिक जॉन्डिस की जो वेरियस कॉजेज हैं, इनको कैसे मैनेज करें, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिजियोलॉजिक न्यूनेटल जॉन्डिस में, जहाँ उसका न्यूबॉर्न्स में एंजाइम इमेच्योर होता है कॉन्जुगेशन का, तो वहाँ हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं यूजिंग ब्लू लाइट। तो ये क्या करता है, ये जो बाइल बिलिरुबिन होता है, इसको वाटर सॉल्युबल फोटो आइसोमर्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। वहीं कुछ हेरिटेबल सिंड्रोम जैसे क्रिकल-नाइडर सिंड्रोम, जहाँ एंजाइम की एक्टिविटी कम है, डिक्रीज्ड है, उस केसेस में हम फिनोबार्बिटोन ड्रग दे सकते हैं, जो कि इस एंजाइम को इंड्यूस करता है और इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है। कुछ हीमोलिटिक एनीमिया जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनमें हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं। कुछ ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, जहाँ इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का, तो ऐसे पेशेंट्स में हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स देते हैं, जैसे रिटुक्सिमाब, जो कि सप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम को और इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज को कम करते हैं। मलेरिया, जो कि प्री हिपेटिक और हिपेटिक दोनों ही जॉन्डिस कॉज कर सकता है, तो इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट है एंटी मलेरिया ड्रग्स, जो कि होते हैं क्लोरोक्विन, आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी एंड प्राइमाक्विन। हेपेटाइटिस और एक्यूट हिपेटिक इंजरी, जो कि हिपेटिक जॉन्डिस कॉज करते हैं, इसको मैनेज करने के लिए हम सपोर्टिव केयर देते हैं, जिसमें कि लो फैट डाइट और अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल एंड अदर हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स। We also do symptomatic management in these cases, giving antiemetics for intense nausea and vomiting. For intense itching, we give cholestyramine or ursodeoxycholic acid. We can also give vitamin K injection for managing the coagulopathy when the PTINR is highly deranged. Similarly, for managing the surgical jaundice, we can do relief of obstruction using biliary, also called as biliary decompression, using endoscopic drainage via ERCP, where we can remove the stone or we can place a stent. Similarly, we can do percutaneous biliary drainage using catheter and relieve the obstruction. We can also surgically we can create a biliary enteric bypass, where an alternate channel is created to bypass the bile from bile duct to the intestine. In cases where the gallstones migrate to the CBD, known as Bridges syndrome, or in case where gallstone is causing pancreatitis and causing jaundice, or in cases of carcinoma gallbladder involving metastasis to the porta hepatis or invasion of CBD, or to prevent the reoccurrence of jaundice due to gallstones, we can do a definitive treatment by surgical removal of gallbladder, also known as cholecystectomy. It can be open or it can be laparoscopically. So now the topic is complete. I hope everyone liked the video.